हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 14 फरवरी 2025 फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चले उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग ये सेशंस देखते हैं, फॉलो करते हैं और कुछ भी अगर आप लोग नया सीख रहे हैं या कुछ भी आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही इस सेंस में मिलेगा कि ये जो सेशंस हैं वो इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर है और इसमें जैसे ये जो मेन आर्टिकल है वो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर है और कल रात, मतलब ये तो अब न्यूज़पेपर पहले प्रिंट हो गया तो उसमें वो खबर नहीं आई है, बट आप कह सकते हैं कि आज इंडिया की अर्ली मॉर्निंग और अमेरिका की नाइट में प्रधानमंत्री की मुलाकात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति से भी हुई है। लेकिन उससे पहले इनकी मुलाकात जो एलन मस्क हैं उनके साथ हुई है ना, यूएस के कुछ टॉप ऑफिशियल्स के साथ हुई है। टेक्नोलॉजी को लेकर, ट्रेड को लेकर यहाँ पर बातें की गई हैं। ठीक है, तो इसको लेकर क्या पूरा का पूरा मतलब डेवलपमेंट हुआ है वो एक बार ये यात्रा पूरी हो जाए देन वी विल कम टू नो। ठीक है, बट इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है जो ट्रेड को लेकर, वो हम लोग आगे बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में मैंने आपको बताया था परसों जब हम लोग आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने बात की थी कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है और प्रेसिडेंट रूल अगर लगता है तो उसके क्या मायने होते हैं। तो यहाँ पर वही है, प्रेसिडेंट रूल जो है वो मणिपुर में लगा दिया गया है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये एक और खबर है, दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो अमृत भारत प्लान है, ठीक है, अमृत भारत प्लान बेसिकली क्या है कि जिसमें ये है कि जो इंडिया के रेलवे स्टेशन हैं उनको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया जाएगा, है ना। रेलवे स्टेशंस को आइडेंटिफाई किया, मतलब जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जाएगा एक तरीके से। तो उसमें लिखा गया है कि इस स्कीम के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशंस का मेकओवर होने वाला है दैट इज़ इन यूपी। सबसे नंबर वन पे है यूपी, दैट इज़ सेकंड इज़ महाराष्ट्र एंड थर्ड नंबर इज़ बंगाल। ठीक है, ये यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बीच में सच कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। इसके बाद हम लोग सीधे जो है वो एक्सप्लेन पेज पर ही चलेंगे। वहाँ पर हमें दो तीन आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। एक आर्टिकल एक्सप्लेन पेज का कल का भी है क्योंकि कल सिर्फ एक ही आर्टिकल था तो हम लोगों ने इसलिए सेशन नहीं लिया। आज हम लोग बात करेंगे नए आईटी बिल को लेकर। नया आईटी बिल, इनकम टैक्स बिल कल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं उसकी बात करेंगे। एक बात की जाएगी अबाउट द ब्लेयर हाउस। ब्लेयर हाउस जहाँ पर अभी प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा के दौरान अपने रुके हुए हैं, दैट इज़ ब्लेयर हाउस, उसकी बात करेंगे। और एक है हाई एनर्जी न्यूट्रिनो डिटेक्टेड अंडर मेडिटेरेनियन सी।
मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर में एक न्यूट्रिनो जो है वो डिटेक्ट किया गया है, तो उसकी बात यहाँ पर की जाएगी। ठीक है। अच्छा, वो जो मैं आपसे आर्टिकल डिस्कस कर रहा था एक, वो है ये वाला इकोनॉमी पेज पर, कि ट्रम्प एंड मोदी मीटिंग एज टेरिफ्स टेक सेंटर स्टेज, आर लुक एट व्हाट इंडिया ट्रेड्स विद यूएस। ठीक है, तो इस आर्टिकल को मैंने अलग से मैं निकालना रह गया है, तो इसको हम लोग यहीं पर कवर कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर ये लिखा गया है, आई होप आपको ये इतने में दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर ये लिखा है कि अमिडा विल whirlwind of US tariff threats adding uncertainty to global trade, Prime Minister Narendra Modi is set to meet US President Donald Trump in an effort to avert the traffic war and maintain market access to the largest export destination for a range of Indian goods, from labor-intensive products such as garments to capital-intensive goods like electronics and engineering products. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ को लेकर धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से जो वैश्विक व्यापार है, जो ग्लोबल ट्रेड है, उसमें एक अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता आती है अगर इस तरीके के टैरिफ्स वो ज़्यादा लगाएंगे तो इस बीच प्रधानमंत्री मोदी जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे तो वहाँ पर ये प्रयास किया जाएगा कि इस तरीके का टैरिफ वॉर जो है वो ना हो, और इंडिया का जो लार्जेस्ट आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट मार्केट है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, क्योंकि इंडिया के जो जैसे लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स मतलब जैसे कि गारमेंट्स वगैरह है ना, और जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इनका एक बहुत बड़ा मार्केट जो है वो अमेरिका है, तो उस पर कोई नुकसान ना हो इस बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर यह लिखा गया है कि यूनियन बजट में ये अनाउंस किया गया कि 2 दर्जन से ज़्यादा आइटम्स पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उनको कम किया गया है। तो एवरेज कस्टम ड्यूटी जो है वो 11.66% से घट के 10.66% आ गई है। ठीक है, और ये इस ओर इशारा करता है अबाउट द गवर्नमेंट्स विलिंगनेस टू शेड इंडियाज़ इमेज एज अ हाई टैरिफ इकोनॉमी। ठीक है, एक बार ये डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा भी था, मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी कि उन्होंने कहा था कि इंडिया में जो है वो बहुत ज़्यादा टैरिफ इंडिया लगाता है। तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को, मतलब उस चीज़ को लेकर जो सरकार की छवि बनी हुई थी उसको भी कहीं ये, मतलब उस छवि को साफ करने की कोशिश है कि हम लोगों ने थोड़ा सा जो है वो कस्टम ड्यूटी को कम किया है। ठीक है, हाउएवर फर्दर रिडक्शंस मे बी नेसेसरी जस्ट एज आवर्स बिफोर मीटिंग मोदी ट्रंप अनाउंस्ड रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन ऑल कंट्रीज। ठीक है, इसमें और ज़्यादा इस तरीके के जो ये अभी कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह हैं इनमें और ज़्यादा रिडक्शंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी से मिलने से कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने रेसिप्रोकल ट्रेड्स टैरिफ्स जो है वो बात की है। रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मतलब वही है कि जो देश जितना टैरिफ हमारे ऊपर लगाएगा उतना ही टैरिफ हम उसके ऊपर भी लगाएंगे। ठीक है, अब इंडिया का जो यूएस इंपोर्ट है दैट इज़ कंसनट्रेटेड इन 5 आइटम्स, यानी कि इंडिया जो यूएस से इंपोर्ट करता है फ्रॉम द यूएस ओवर द पास्ट 5 years हैव ग्रोन एट अ स्लोअर पेस कंपेयर टू इंडियाज एक्सपोर्ट्स। यानी कि पिछले 5 सालों में इंडिया जो अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू अवर एक्सपोर्ट्स। अवर एक्सपोर्ट्स हैव रिजन मोर। मैं आपको इसका एक जो चार्ट यहाँ पर दिया गया ये दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 2019-20 से लेकर 2023-24 तक का आपको ग्राफ दिया गया है। ये जो ब्लू कलर लाइन आपको दिख रही है दिस इज़ द लाइन ऑफ इम्पोर्ट्स। तो इम्पोर्ट्स हमारे जहाँ उस समय लगभग 35-36 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ करते थे, वो अभी बढ़ के, मतलब बड़े हैं फिर थोड़ा सा कम हुए हैं, लेकिन अभी 42 के आसपास हैं 2023-24 में। और वहीं अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स जहां हमारे 53 बिलियन डॉलर्स के आसपास होते थे 2019-20 में, ये बढ़ के 77 बिलियन डॉलर के हो गए। तो यहाँ से आप जो हमारा ट्रेड सरप्लस है, पहली बात तो आप ये समझ सकते हैं कि ये हमारे इंपोर्ट्स कम है और एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो दैट मीन्स वी हैव अ ट्रेड सरप्लस। ये ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है ना, और ट्रेड सरप्लस की वैल्यूज़ भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो आप लगातार देख सकते हैं कि ट्रेड सरप्लस जो है वो भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये बात लिखी गई है कि जितना हमारा इंपोर्ट नहीं बढ़ा है उससे ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। ठीक है, 2023-24 में देखो यूएस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया रीच्ड 42.19 बिलियन डॉलर अप फ्रॉम 35.81 बिलियन डॉलर इन 2019-20,
विद अ बल्क कंसंट्रेटेड इन 5 कैटेगरीज। तो यूएस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, मतलब जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है उसकी बात हो रही है ये। और ये 5 मेजर चीज़ें हैं विच वी इंपोर्ट, दैट इज़ मिनरल फ्यूल्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये है, फॉलोड बाय प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड एयरक्राफ्ट एंड पार्ट्स। तो ये चीज़ें हम लोग वहाँ से अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है कि वाइल मोस्ट आइटम्स इंपोर्टेड फ्रॉम द यूएस डू नॉट अट्रैक्ट हाई टैरिफ्स। अमेरिका से ज़्यादातर सामान हम जो इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा टैरिफ नहीं लगते हैं। जो टॉप 30 इंपोर्ट्स हैं, ठीक है, टॉप 30 इंपोर्टेड गुड्स जो हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल या हमारा ये हो गया एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, या कोल हो गया, ठीक है, या हम बात कर लें डायमंड्स की, एरोप्लेन्स की, तो इनमें जो टैरिफ है वो आपका कितना है, 0% टू 7.5%, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाई एंड कार्स और मोटर व्हीकल्स, इनके ऊपर ज़्यादा बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो हिस्टोरिकली लगती आई है। हालांकि इन रेट्स को भी इस बार के बजट में कुछ कम किया गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर हम बात करें तो इंडिया ने जो मोटरसाइकिल्स हैं उनके ऊपर बेस्ड ऑन द इंजन कैपेसिटी जो टैरिफ्स हैं वो कम किए हैं। टैरिफ्स ऑन मोटरसाइकिल विद इंजन कैपेसिटी बिलो 1600 सीसी, यानी कि ऐसी मोटरसाइकिल जो 1500 सीसी से कम की हैं, उनके ऊपर जो टैरिफ है वो 50% से कम करके 40% कर दिया गया है। और ऐसी मोटरसाइकिल जिनके जो इंजन कैपेसिटी है वो 1600 सीसी से ज़्यादा है, उनके लिए जो टैरिफ्स हैं वो 50% से कम करके 30% कर दिए गए हैं। ये बात भी, इस चीज़ के ऊपर भी मतलब सवाल उठाया गया था कि जैसे अमेरिका की एक ये है मोटरसाइकिल कंपनी है, दैट इज़ नोन एज हार्ले डेविडसन, ठीक है। तो हार्ले डेविडसन को इंडिया में इंपोर्ट करने में इसीलिए बहुत बड़ी परेशानी आ रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर टैरिफ लगे हुए थे। तो ये जो टैरिफ्स यहाँ पर कम किए गए हैं, इससे उसको भी फ़ायदा मिलेगा। नोटेबली यूएस की जो मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट्स टू इंडिया है वो लगभग $3 मिलियन के आसपास का है FY24 में, यानी कि 23-24 में। और ये जो टैरिफ कट किया गया है, इससे क्या होगा कि अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो मार्केट एक्सेस है वो और ज़्यादा एक्सपेंड होगा, बढ़ेगा। ऐसा GTRI जो है, दैट इज़ ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक थिंक टैंक है, उसका कहना है। इसके बाद गुड्स का जो ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ, वो हमारा लगभग दुगना हो गया है, ठीक है। इंडिया का जो गुड्स ट्रेड का सरप्लस है यूएस के साथ वो बढ़ा है, पर्टिकुलरली कोविड-19 पेंडेमिक के बाद से। और 2019-20 में जहां हमारा ट्रेड सरप्लस, गुड्स ट्रेड की सरप्लस की मैं बात कर रहा हूं, जहां $17.3 बिलियन के आसपास हुआ करता था, ये 23-24 में बढ़ के 35.35 यानी कि दुगने से भी ज़्यादा हो गया है। अलॉन्ग साइड अ नोटेबल शिफ्ट इन दी एक्सपोर्ट बास्केट, मतलब जो जो चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते थे उसमें भी परिवर्तन आया है। एक्सपोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग गुड्स सर्ज्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग गुड्स में के जो एक्सपोर्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और जो हमारे ट्रेडिशनल एक्सपोर्टेड आइटम्स हैं, मतलब जिनको हम लोग ट्रेडिशनली तौर पर एक्सपोर्ट किया करते थे अमेरिका को, लाइक योर जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है, गारमेंट्स, इनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है, बट एक्सपोर्ट हमारा यहाँ पर भी ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में हुआ है, एंड ड्रिवन इन पार्ट बाय टैरिफ्स इम्पोज्ड बाय यूएस ड्यूरिंग द ट्रम्प्स फर्स्ट टर्म, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपना पहला कार्यकाल था उसके बाद जो टैरिफ्स वगैरह लगाए थे उसकी वजह से इंडिया का, तो बाकी देश मतलब वहाँ पर जैसे चाइना वगैरह है वो इंपोर्ट उनका सामान नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का भी वो भी बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पर एक रिपोर्ट है फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, उसमें एग्जामिन किया गया है द इम्पैक्ट ऑफ यूएस चाइना ट्रेड वॉर ड्यूरिंग ट्रम्प्स फर्स्ट टर्म, ठीक है। जो यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर रहा है ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान, उसका इन्होंने एग्जामिनेशन किया है। और उसमें यह हाईलाइट किया गया है कि यूएस ट्रेड रीराउटिंग वॉज पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड इन द लार्ज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में ये जो ट्रेड रीराउटिंग है, यानी कि चाइना से सामान पहले किसी और देश में जाता है, उसके बाद फिर वो अमेरिका में जाता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट चाइना से सामान अगर अमेरिका में जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा टैरिफ चुकाने पड़ते हैं। लार्ज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स वेयर चाइना शेयर है ड्रॉप बाय 19 परसेंटेज पॉइंट सिंस 2017। तो चाइना का जो अमेरिका के मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो मतलब जो एक्सपोर्ट का शेयर था वो काफ़ी कम हुआ है। उसके पीछे यही कारण है जो ये ट्रेड वॉर था और उसकी वजह से ये ट्रेड रीराउटिंग हुई है,
ठीक है, तो इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, वो आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इन्होंने टेबल के फॉर्म में ये कुछ आइटम्स भी दिए हुए हैं। टॉप 5 इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस, अमेरिका से जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके टॉप 5 आइटम की अगर बात करें, और ये टॉप 5 आइटम का जो इंपोर्ट है वो हम जितना पूरा का पूरा अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं लगभग उसका 60% के आसपास है, और 2023-24 की वैल्यू के हिसाब से इन्होंने बताया है। तो वो टॉप 5 आइटम्स हैं मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स, ठीक। सेकंड नंबर पर आ जाता है प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, नंबर 3 पर आ जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड बॉयलर्स, देन वी हैव इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड एयरक्राफ्ट्स एंड पार्ट्स। तो दीज आर द टॉप 5 आइटम्स जो हम लोग अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। दिस कुड बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये वैल्यूज़ नहीं, बट हाँ कौन सी चीज़ हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, और टॉप 5 एक्सपोर्ट एंड टॉप 5 इंपोर्ट्स, दे कैन रियली बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। बिकॉज इस बार की मैं बात कर रहा हूँ उसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि एक तो ये ट्रंप के आने के बाद से ये जो पूरा का पूरा ट्रेड और टैरिफ को लेकर इशू चल रहा है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है ना, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद हम जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, जो हमारे टॉप 5 एक्सपोर्ट्स हैं, वो टोटल एक्सपोर्ट्स का मतलब टोटल जितना हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं उसका 67% है, लगभग 2/3। और वो सबसे ज़्यादा क्या है, द आइटम विच वी एक्सपोर्ट मोस्ट टू अमेरिका दैट इज़ इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग गुड्स बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, देन जेम्स एंड ज्वेलरी, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी की सारी बातें गुड्स में की जा रही है। दिस इज ऑल अबाउट द गुड्स एक्सपोर्ट, हम सर्विसेज एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सर्विस एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं हो रही है, दिस इज अबाउट द गुड्स एक्सपोर्ट, ठीक है। आई होप बात समझ गए, और प्लीज़ इनको याद ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आपको कुछ आइटम्स दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि इनमें से विच ऑफ द आइटम्स गिवन बिलो आर अमंग दी टॉप 5 आइटम्स एक्सपोर्टेड टू यूएस, ठीक है। ये टॉप 5 आइटम्स इंपोर्टेड फ्रॉम यूएस, ठीक है। तो उसमें आप थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखें कि हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं। हो सकता है कि अगर इंपोर्ट पूछे तो 2-3 यहाँ से और 1-2 यहाँ से रख दे, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये हम लोग इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करते हैं, और ये वाले मतलब ये वाले इंपोर्ट करते हैं, ये वाला एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है बात, चलो। तो ये आर्टिकल हो गया, इसके बाद अब हम लोग जो है बाकी आर्टिकल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो कल वाला एक आर्टिकल है उसकी बात कर लेते हैं, फिर आज के जो 2-3 आर्टिकल्स हैं आगे वो देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट एन आइंस्टीन रिंग की। अब ये आइंस्टीन रिंग या आइंस्टाइन रिंग क्या होती है, देखो पहले कंटेक्स्ट समझो। यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है उसका एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसका नाम है यूक्लिड। इसने डिस्कवर किया है आइंस्टीन रिंग अराउंड अ गैलेक्सी सम 590 मिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ। यानी कि एक गैलेक्सी है जो अर्थ से, पृथ्वी से 590 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, ठीक है। लाइट ईयर्स आई होप आप समझते होंगे, लाइट ईयर्स का मतलब होता है लाइट ईयर्स इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी नापने की एक इकाई होती है, दैट इज लाइट ईयर्स। और लाइट ईयर का मतलब होता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। यानी कि अगर लाइट की स्पीड से चलते हुए जो दूरी एक साल में तय की जाती है, दैट इज नोन एज, दैट मच डिस्टेंस इज नोन एज 1 लाइट ईयर, ठीक है। तो यानी कि एक गैलेक्सी जो हमारी पृथ्वी से 590 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, वहाँ पर उसके अराउंड एक आइंस्टीन रिंग जो है वो डिस्कवर की है इस यूक्लिड टेलीस्कोप ने, ठीक है। अब इस आइंस्टीन रिंग की जो फोटो यूक्लिड ने ली थी सितंबर 2023 में, लेकिन इसको अभी रिलीज हाल ही में किया गया है। इसमें एक बॉल ऑफ लाइट, ठीक है, एक बॉल ऑफ लाइट दिखाई देता है, दैट इज गैलेक्सी। ये जो गैलेक्सी है उसका नाम दिया गया है जो 590 मीटर दूर, 590 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, दैट इज NGC 6505 विद अ ब्राइट क्लाउडी रिंग अराउंड इट, ठीक है। एक गैलेक्सी दिखाई दे रही है और उसके चारों तरफ एक रिंग दिखाई दे रहा है, इस तरीके का ये गैलेक्सी है और ये इसके चारों तरफ ऐसे एक रिंग सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिस इज योर आइंस्टीन रिंग। अब एक आइंस्टीन रिंग होती क्या है, देखो आइंस्टीन रिंग एक ऐसी रिंग ऑफ लाइट है दैट मे फॉर्म अराउंड डार्क मैटर अ गैलेक्सी और अ क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, कि किसी डार्क मैटर के अराउंड, किसी गैलेक्सी के अराउंड या क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज के अराउंड जो एक रिंग ऑफ लाइट बनता है, दैट इज नोन एज आइंस्टीन रिंग। इट इज़ एसेंशियली एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग का एक एग्जाम्पल है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक ऐसा फिनोमेना होता है विच अकर्स व्हेन अ मैसिव सेलेस्टियल बॉडी क्रिएट्स अ ग्रेविटेशनल फील्ड
which distorts and amplifies the light from distant galaxies that are behind it but in the same line of sight. ठीक है, तो द बॉडी कॉजिंग द लाइट टू कर्व इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल लेंस. मतलब होता क्या है कि जैसे ये मतलब ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या फिनोमेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ. इसमें होता क्या है कि एक बहुत बड़ी सेलेस्टियल बॉडी, जैसे यहाँ पर ये जो गैलेक्सी की बात की गई है, एक बहुत बड़ी सेलेस्टियल बॉडी एक ऐसा ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करती है जिसकी वजह से क्या होगा कि जो उस सेलेस्टियल बॉडी के पीछे के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो पीछे के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो पीछे की गैलेक्सीज हैं, वहाँ से जो लाइट आ रही है वो लाइट क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, और उस वजह से ऐसा रिंग बनता है. तो जिस सेलेस्टियल बॉडी की वजह से वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से जो पीछे से आ रही लाइट है वो डिस्टॉर्ट होती है, उस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को या उस सेलेस्टियल बॉडी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल लेंस, कि वो एक लेंस की तरह काम कर रहा है. ठीक है, जैसे लेंस में क्या होता है कि अगर कोई लाइट पड़ती है तो लेंस उसको आइदर मतलब कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लेंस और द पोजीशन फ्रॉम वेयर द लाइट इज कमिंग, द सोर्स ऑफ लाइट, है ना. तो डाइवर्ज करता है या कन्वर्ज करता है. तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, एक सेलेस्टियल बॉडी है, जैसे ये जो गैलेक्सी बताई गई है NGC 6505, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इसने क्रिएट किया, और इसकी वजह से जो इसके पीछे की गैलेक्सीज थी वहाँ से जो लाइट आ रही है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, और उसी की वजह से इस गैलेक्सी के चारों तरफ एक रिंग बन जाता है. दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल लेंसिंग फिनोमेना, और वो जो रिंग बनती है दैट इज नोन एज एन आइंस्टीन रिंग. समझ गए बात. लेकिन इसमें कंडीशन वही है कि जो लाइट पीछे से आ रही है, बट जो मतलब उस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट पीछे से आ रही है, ठीक है, बट वो हमें दिखाई नहीं दे रही है. चलो इसको अगर मैं आपको एक इसका एक बेसिक छोटा सा एक रफ डायग्राम अगर मैं बना के समझाऊं, वैसे आई होप आपको समझ में आ गया होगा. लेट्स से दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वो जो मैं आपको गैलेक्सी कह रहा हूँ दैट इज NGC 6505. ठीक है, ये वो गैलेक्सी है, यहाँ से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है. ठीक है, यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है इस डायरेक्शन से. मैं आपको इसको ऐसे बता रहा हूँ सो दैट कि ये समझ में आए. अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगा तो फिर वो समझ में नहीं आएगा. ठीक है ना. तो इससे क्या हो रहा है, देखो, अब ये जो पूरी की पूरी गैलेक्सी है इसने अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाया है. ठीक है, ये क्योंकि ये जो बॉडी है इसने अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाया है, इसकी वजह से जो यहाँ पीछे से किसी गैलेक्सी की वजह से जो लाइट आ रही होगी वो लाइट क्या होगी, इस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से विच इज़ फॉर्म्ड बाय दिस, वो लाइट जो है डिस्टॉर्ट हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा जो है वो क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगा. ठीक है, तो ये बेसिकली लाइट डिस्टॉर्ट, इस गैलेक्सी जो लाइट आ रही है वो डिस्टॉर्ट हुई है किसकी वजह से, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड बना है उसकी वजह से. और एक ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी वजह से बना है, इस ऑब्जेक्ट की वजह से. तो इसको कहा जाएगा, दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल लेंस. ये कहलाएगा ग्रेविटेशनल लेंस. ये पूरा फिनोमेना हो गया ग्रेविटेशनल लेंसिंग. और यहाँ पर जो एक ब्राइट रिंग बनेगी इसके अराउंड, उस रिंग को कहा जाएगा, दैट रिंग इज ओनली नोन एज आइंस्टीन्स रिंग. ठीक है, दैट इज ओनली नोन एज आइंस्टीन्स रिंग. ठीक है, समझ गए बात, क्लियर है. ठीक है ना. चलो, क्योंकि ये ऐसे फिनोमेनाज है ना कि इनके ऊपर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा कोई मतलब डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपको ग्रेविटेशनल लेंसिंग या आइंस्टीन रिंग पता है या नहीं पता है, बस दैट्स इट. ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ गए. अब यहाँ पर जो रिसेंटली डिस्कवर्ड आइंस्टीन रिंग है उसके केस में मैंने आपको ये बताया कि ये जो NGC 6505 है ये ग्रेविटेशनल लेंस था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो लाइट आ रही थी पीछे से, जो डिस्टेंट अननेम्ड गैलेक्सीज़ हैं, जो मतलब इससे भी ज़्यादा दूर गैलेक्सीज़ हैं, वहाँ से जो लाइट आ रही थी वो डिस्टॉर्ट होती हैं, एम्पलीफाई होती हैं. और ये गैलेक्सीज़ जो देखो जहाँ से लाइट आ रही है वो तो और भी दूर है ना. ये जो NGC 6505 है यही 590 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है. और जहाँ से पीछे से लाइट आ रही थी, जिन गैलेक्सीज़ की लाइट डिस्टॉर्ट हुई है, वो 4.42 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है. मतलब कितना दूर है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते. ठीक है, क्योंकि एक लाइट ईयर जो है वही 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है. मैंने बताया ना, लाइट ईयर का मतलब होता है लाइट, द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, यानी कि जितना डिस्टेंस लाइट एक साल में ट्रेवल करती है दैट इज नोन एज 1 लाइट ईयर.
तो एक लाइट ईयर ही 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स होता है। तो 4.42 बिलियन लाइट ईयर्स मतलब तो पता नहीं कितने जीरो हैं, यू कांट इवन इमेजिन और यू कांट इवन राइट इट। ठीक है, समझ गए बात, फिनोमेना समझ गए ना ग्रेविटेशनल लेंसिंग का और आइंस्टीन रिंग का। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग कैन रिजल्ट इन सेवरल टाइप्स ऑफ इमेज कन्फिगरेशंस। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है उससे सिर्फ आइंस्टीन रिंग बने ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई तरीके के इमेज कन्फिगरेशंस बन सकते हैं, जिनमें से एक आइंस्टीन रिंग भी है, विच इज़ यू कैन से द मोस्ट स्ट्राइकिंग और द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ ऑल। आइंस्टीन रिंग्स जो हैं उनका नाम एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर पड़ा है। ठीक है, जिनकी जो थ्योरी थी जनरल रिलेटिविटी की, प्रेडिक्ट करती थी दैट लाइट कुड बेंड एंड ब्राइटन अराउंड ऑब्जेक्ट्स अक्रॉस द कॉस्मोस। ठीक है, उनकी ही ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी जिसमें यह प्रेडिक्ट किया गया था कि हमारा जो यूनिवर्स है, जो कॉस्मोस है, उसमें ऑब्जेक्ट्स के अराउंड जो है वो लाइट बेंड कर सकती है और क्या कर सकती है, ब्राइटन हो सकती है। कई सारी आइंस्टीन रिंग्स जो हैं वो 1987 से डिस्कवर की गई हैं। ऑल्दो इट रिमेन्स अनक्लियर हाउ मेनी सच रिंग्स एग्जिस्ट इन टोटल। अभी तक ऐसी कितनी रिंग्स टोटल एग्जिस्ट करती हैं, इसके बारे में कहीं क्लैरिटी नहीं है। एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये सजेस्ट करते हैं कि दैट दीज आर एक्सट्रीमली रेयर। ठीक है, बहुत रेयर होती है, विद लेस देन 1% गैलेक्सीज हैविंग एन आइंस्टीन रिंग। सिर्फ 1% गैलेक्सीज जो हैं उन्हीं में आइंस्टीन रिंग होती है। नोटेबली दीज रिंग्स कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड यूजिंग पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप सच एज इक्लिड। अब ये भी एक समस्या है कि इसको ऑब्जर्व करने के लिए बहुत पावरफुल टेलीस्कोप की ज़रूरत है। सिर्फ ऐसे ये नॉर्मल टेलीस्कोप से भी ऑब्जर्व नहीं होता, क्योंकि एक तो बहुत दूर है ना, गैलेक्सीज भी इतनी दूर दूर है, तो उनमें ऑब्जर्व भी नहीं हो पाता है। अब वाई स्टडी आइंस्टीन रिंग्स। अब आइंस्टीन रिंग्स को क्यों पढ़ना चाहिए? आइंस्टीन रिंग्स हेल्प साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट डार्क मैटर, क्योंकि उन्हें बताया ना कि डार्क मैटर के अराउंड भी बनती है। अब साइंटिस्ट को डार्क मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करती है आइंस्टीन रिंग। हालांकि डार्क मैटर क्या है, विच हैज़ नेवर बीन डिटेक्टेड, ये कभी डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये माना जाता है कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है उसमें से 85% जो है दैट इज ऑल डार्क मैटर। ठीक है, दिस डार्क मैटर डज नॉट इंटरेक्ट विद लाइट। ये डार्क मैटर लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, इसका कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी नहीं है। और ग्रेविटेशनल लेंसिंग देयरफॉर इज सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डार्क मैटर, अलाउिंग अस टू इनडायरेक्टली डिटेक्ट इट। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग इसीलिए सेंसिटिव है टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डार्क मैटर, और हम उसको इनडायरेक्टली जो है उसके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। मोरओवर आइंस्टीन रिंग्स एनेबल साइंटिस्ट टू लर्न अबाउट डिस्टेंट गैलेक्सीज विच अदरवाइज माइट नॉट बी विजिबल। आइंस्टीन रिंग्स की मदद से साइंटिस्ट जो हैं वो जो बहुत दूर गैलेक्सीज हैं उनके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, जो हो सकता है कि अगर आइंस्टीन रिंग्स नहीं होती तो वो गैलेक्सीज भी विजिबल नहीं हो पाती। दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स एज द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड अदर गैलेक्सीज बोथ इन द फोरग्राउंड एंड द बैकग्राउंड इज स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो इससे जो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि जो अर्थ है और जो बाकी गैलेक्सीज है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसे स्ट्रेच हो रही है, कैसे बढ़ रही है। ठीक है, तो उससे हमें यूनिवर्स का एक्सपेंशन के बारे में पता लग सकता है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, कितने रेट से कर रहा है, वो सब चीज़ें। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए, तो इसको साइंस एंड टेक में रखेंगे। और यहाँ से दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो आपको याद रखने हैं, वन इज़ ग्रेविटेशनल लेंसिंग एंड अनदर वन इज़ आइंस्टीन रिंग्स। ठीक है, दोनों ही मैंने आपको समझा दिए हैं, बस उतना आप ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तो उतना ही। ठीक है, कि व्हाट आर आइंस्टीन रिंग्स और व्हाट आर ग्रेविटेशनल लेंसिंग, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्लियर है? चलो, इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। व्हाट्स न्यू इन द आईटी बिल 2025। 2025 का एक आईटी बिल दैट इज़ इनकम टैक्स बिल, इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है कल के दिन। इसका मकसद ये है कि जो इंडिया का 6 दशक पुराना स्ट्रक्चर है डायरेक्ट टैक्सेशन का, यानी कि 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको बदलना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, प्रोविजंस को स्ट्रीमलाइन करना है, जो ऑब्सोलीट रेफरेंसेस हैं उनको हटाना है, क्रिस्पर और सिंपलर लीगल फ्रेमवर्क बनाना है। तो उसके लिए ये नया बिल लाया गया है। एक बार ये पार्लियामेंट में पास हो जाए उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली या मोस्ट लाइकली ये बिल जो है वो अगले साल 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। जो थर्सडे को FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलीज किए गए हैं उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना है कि द बिल इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल है, क्लियर है, ईजियर टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान है,
more than 57 tables compared to 18 in the Income Tax Act of 1961. 1961 का जो एक्ट था उसमें सिर्फ 18 टेबल्स दी गई थी, इसमें 57 टेबल्स दी गई हैं। ठीक है, डिटेल्स दैट आर ऑफ डायरेक्ट इंटरेस्ट टू टैक्स पेयर्स, ऐसी डिटेल्स जो टैक्स पेयर्स के लिए डायरेक्ट इंटरेस्ट की है, जैसे कि डिडक्शंस, टीडीएस जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस होते हैं वो, जो टीडीएस और टीसीएस होता है ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के रेट्स, एग्जम्पशंस, ये सारे के सारे टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं, इसलिए नंबर ऑफ टेबल्स जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। और दूसरी बात ये कि ये कंपेयर टू द 1961 एक्ट से छोटा है। कैसे? इसमें जो भी प्रोविजोज है, प्रोविजोज का मतलब होता है जैसे आपने कोई भी अगर बेयर एक्ट पढ़ा हो तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक्ट दिया है उसके नीचे कंडीशन लिखी होती है प्रोवाइडेड दैट करके, तो वो प्रोवाइडेड दैट वाला जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं प्रोविजोज। ठीक है, जो पहले वाले एक्ट में लगभग 1200 के आसपास थे, और जो एक्सप्लेनेशंस थे, ठीक है, जो 900 के आसपास थे, इन सबको हटा दिया गया है। और जो टोटल वर्ड काउंट है 1961 के एक्ट में, जहाँ 5.12 लाख यानी कि 5,12,000 वर्ड थे, वो अब कम करके 2.6 लाख कर दिए गए। एंड ऑल द रिडंडेंट प्रोविजंस, ठीक है, जितने भी रिडंडेंट प्रोविजंस थे लाइक फॉर कैपिटल गेन्स, डिडक्शंस, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जिनको लेकर अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, उन सबको हटा दिया गया है। देयर इज़ नो मेजर चेंज इन द डायरेक्ट टैक्सेशन स्ट्रक्चर एंश्योरिंग कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेशन स्ट्रक्चर को लेकर कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। एग्जिस्टिंग एक्ट से ये बिल इस तरीके से अलग है, एक सिग्निफिकेंट जो इसमें जिस वजह से ये अलग है, while it specifies deductions for rent paid, life and health insurance premium, contribution to the provident fund and home loan among others, it does not provide the table for the tax rates for the old tax regime. ठीक है, इसमें इन सब चीज़ों को लेकर तो चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, डिडक्शंस जो रेंट पे किया गया है, या हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे किया गया है, या प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन किया गया है, या होम लोन्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया गया है, या उसका जो पेमेंट किया गया है, वो सब चीज़ें तो उसमें मेंशन है। लेकिन जो ओल्ड टैक्स रिजीम के टैक्स रेट्स हैं वो इसमें मेंशन नहीं है। जो नए टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब्स हैं उसको टेबुलर फॉर्मेट में दिया गया है। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम मतलब जो पिछले साल से पहले चलती थी, क्योंकि एक नई टैक्स रिजीम पिछले साल आई थी जिसमें 7% की 7 लाख तक की छूट थी, और एक इस बार आई है जिसमें 12 लाख तक की छूट है, तो वो इसमें अवेलेबल है, लेकिन जो पहले यूज़ होती थी वो इसमें नहीं है। हालांकि वो स्कीम अभी भी चल रही है। ऐसा अभी जब ये नई टैक्स रिजीम फिर से इंट्रोड्यूस की गई थी इस बार के बजट में, तो वहाँ पर भी ये बताया गया था कि ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो भी लागू रहेगी। अब इस बिल के एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो छोटा है, ठीक है, शॉर्ट है, सिंपल है, 622 पेजेस का बिल है, अबाउट 24% शॉर्टर देन द 823 पेज इनकम टैक्स एक्ट। जो 1961 का इनकम टैक्स एक्ट है वो 823 पन्नों का था, उससे लगभग 24% ये कम है। ठीक है, देयर इज फोकस ऑन सिंपलर लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ा सा सिंपल है। टोटल 23 चैप्टर्स हैं, पिछले बार के एक्ट से 47 चैप्टर थे, वहाँ पर उससे कम है। 16 शेड्यूल्स हैं जो एक्ट से 2 ज़्यादा हैं। बिल में 536 सेक्शंस हैं, इससे पहले 819 इफेक्टिव सेक्शंस थे एक्ट में। एक्ट में हालांकि अगर आप नंबर देखेंगे, जो 1961 का एक्ट है उसमें अगर आप सेक्शंस का नंबर देखेंगे तो वो टोटल तो 298 ही है, पर समय समय पर जो अमेंडमेंट्स होते गए हैं उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग सेक्शंस में नंबर ऐड किए गए हैं उसकी वजह से टोटल जो इफेक्टिव सेक्शंस की संख्या है वो 819 पहुंच जाती है उसमें। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्स इन स्पेशल केसेस वर इंसर्टेड एज पार्ट ऑफ 115 सेक्शन, है ना, जैसे 115 सेक्शन है तो उसमें ही कुछ और जो टैक्स के जैसे नए प्रोविजंस ऐड किए गए 115 AC, 115 AD, तो ऐसे करके जो इफेक्टिव नंबर है वो बढ़ के 819 हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक यहाँ पर जो और बदलाव किया गया है वो यहाँ पर एक नया ईयर आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज टैक्स ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर नहीं होगा, नाउ इट विल बी टैक्स ईयर। अब यहाँ पर ये जो बिल है वो इंट्रोड्यूस करता है द कंसेप्ट ऑफ टैक्स ईयर, जिसको डिफाइन किया गया है एज दी 12 मंथ पीरियड बिगनिंग 1 अप्रैल, कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाला 12 महीने का जो पीरियड है वो कहलाएगा टैक्स ईयर। ठीक है, तो अभी तक देखो होता क्या था इसमें, आप में से जिन लोगों ने कभी आज तक इनकम टैक्स भरा हो उनको इस बात की जानकारी होगी। अच्छा, और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि अगर कोई बिजनेस या न्यूली सेटअप प्रोफेशन अगर है तो उसके केस में जो टैक्स ईयर है
वो उस डेट से शुरू होगा जिस दिन वो बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप किया गया है, एंड विल एंड विद द सेड फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में वो है वो वहाँ पर एंड हो जाएगा, उसके लिए वो टैक्स ईयर रहेगा। ठीक है, इनकम टैक्स विल बी लेविड ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इनकम अर्नड इन अ टैक्स ईयर। और एक टैक्स ईयर में जितना इनकम इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है या जितनी इनकम अर्न की गई है उसके आधार पर इनकम टैक्स लगेगा। अभी बेसिकली क्या होता है कि इनकम टैक्स में जो कंसेप्ट है वो है असेसमेंट ईयर का। असेसमेंट ईयर का मतलब ये होता है कि जो प्रीवियस फिस्कल ईयर में आपने इनकम अर्न करी है उसके आधार पर इनकम टैक्स लिया जाता है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जिसमें से आप में से कुछ लोगों ने अगर इनकम टैक्स आज तक भरा होगा तो आपको पता होगी ये चीज़ें। अभी तक होता क्या है कि जैसे 2024-25 में जो फाइनेंशियल ईयर हुआ 2024-25 का, मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में, उस दौरान जो भी इनकम अर्न की गई है उसका इनकम टैक्स आप अगले साल फाइल करेंगे, या उसका जो इनकम टैक्स असेसमेंट है वो नेक्स्ट ईयर में होगा 2025-26 में। ठीक है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। तो बेसिकली इसको कहा जाता था असेसमेंट ईयर। ठीक है, 25-26 वॉज असेसमेंट ईयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो यहाँ पर 2 ईयर्स का कंसेप्ट था, असेसमेंट ईयर और जो फाइनेंशियल ईयर है उसका। बट अब वो असेसमेंट ईयर वाला सिस्टम हटा दिया, अब है सिर्फ टैक्स ईयर। तो अब जो आप जैसे अगर 2024-25 का आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो वो 2025-26 के असेसमेंट ईयर के हिसाब से नहीं होगा, इट विल जस्ट बी द टैक्स ईयर ऑफ 24-25। ठीक है, ये बात हो गई। 1989 से पहले जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट है वो था बिकॉज टैक्स पेयर्स कुड हैव डिफरेंट 12 मंथ प्रीवियस ईयर्स फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, क्योंकि टैक्स पेयर्स के लिए जो सोर्स ऑफ इनकम है, अलग अलग सोर्स ऑफ अगर इनकम है तो उनके लिए 12 महीने का जो पीरियड है वो अलग अलग हो सकता था। लेकिन 1 अप्रैल 1989 से प्रीवियस ईयर जब इसको अलाइन किया गया FY के साथ, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के साथ सभी केसेस में, हाउएवर असेसमेंट ईयर का यूज़ कई सारी प्रोसीडिंग्स के लिए किया जाने लगा, मतलब जाता रहा ये यूज़। इसीलिए दैट्स द टैक्स पेयर हैड टू ट्रैक 2 डिफरेंट पीरियड्स, द प्रीवियस ईयर एंड द असेसमेंट ईयर। तो इसलिए टैक्स पेयर को जो है वो 2 चीज़ें ट्रैक करनी पड़ती थी, एक प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। तो अभी असेसमेंट ईयर का सिस्टम हटा दिया गया है। अब एक तरीके से जो प्रीवियस ईयर था वही आपका क्या बन गया है, टैक्स ईयर, और असेसमेंट ईयर का सिस्टम खत्म। ठीक, अब इसके बाद सोशल मीडिया एक्सेस की अगर हम बात करें तो वर्चुअल डिजिटल स्पेस, इसको भी डिफाइन किया गया है, हैज़ बीन डिफाइंड इन द पावर्स टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ड्यूरिंग सर्वेज। यानी कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं अगर वो कहीं सर्वे करती हैं, कुछ सर्च करती हैं या सीजर करती हैं, ठीक है, किसी चीज़ की जब्ती करती हैं, किसी चीज़ की तलाशी लेती हैं, तो उस दौरान जो कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन है, मतलब वो किस किस चीज़ की जानकारी आपसे ले सकते हैं, वो है वर्चुअल डिजिटल स्पेस। ठीक है, वो जानकारी किस किस से रिलेटेड हो सकती है, ईमेल सर्वर्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एंड बैंकिंग अकाउंट्स, रिमोट एंड क्लाउड सर्वर्स, डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स, ये सारे। ठीक है, तो इन सब की जानकारी आपसे अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ले सकती है। इसके बाद हो गया क्रिप्टो एज प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज, इनको इंक्लूड किया गया है इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू बी काउंटेड एज अ कैपिटल एसेट ऑफ द एसएससी अलॉन्ग विद एग्जिस्टिंग कैटेगरीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे जो अभी तक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो अचल संपत्ति होती है, जैसे कि लैंड हो गया है ना, या फिर आपका बिल्डिंग हो गया, शेयर सिक्योरिटीज़ हो गई, बुलियंस, ज्वेलरीज, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर या कोई भी आर्ट वर्क ऑफ आर्ट जो है, ये सारा आपका कैपिटल एसेट्स में आता है। तो उसी के साथ क्रिप्टो करेंसी को भी ऐड अप कर दिया गया है। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेड देयर इज नो चेंज इन द स्कोप ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट बिल 2025। द डेफिनेशन अंडर द बिल इनकॉर्पोरेट्स द अमेंडमेंट ऑलरेडी प्रपोज्ड अंडर द फाइनेंस बिल ऑफ 2025। तो इसमें कुछ नया नहीं है, जो बजट के साथ फाइनेंस बिल आता है 2025 का, उसमें ये ऑलरेडी अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जा चुके हैं। इसके बाद डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सेक्शन ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल इन द बिल provides the points of determination, decision, and the reasons behind it, marking a shift from the earlier section which lacked clarity on the manner of issuing the DRP directions. ठीक है, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल को लेकर पहले जो क्लैरिटी नहीं थी वो अब क्लैरिटी इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा इंट्रोड्यूस की गई है। इसके बाद कैपिटल गेंस के एग्जम्पशन की बात करें तो इस एक्ट में जो एक्ट था, मतलब उसमें 54E जो सेक्शन था, विच डिटेल्स द एग्जम्पशन फॉर कैपिटल गेंस
ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स प्रायर टू अप्रैल 1992 हैज़ बीन रिमूव्ड, उसको हटा दिया गया है। 1992 से पहले जो कैपिटल ट्रांसफर्स किए जाते थे, मतलब जैसे किसी की ज़मीन है, कोई मकान है, उसको आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसमें से जो आपको फ़ायदा होता था उस पूरे ट्रांजेक्शन में, दैट वाज नोन एज कैपिटल गेंस, और उसके आधार पर टैक्स देना होता था। ठीक है, तो जो उसमें छूट दी गई थी उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। एंड डिडक्शंस हैव बीन स्ट्रीमलाइंड एंड आउटडेटेड एग्जम्पशंस हैव बीन रिमूव्ड। ठीक है, जो डिडक्शंस जितने भी आप मतलब जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस वगैरह हैं वो स्ट्रीमलाइन कर दिए गए हैं, और जो आउटडेटेड एग्जम्पशंस हैं, जितने भी एग्जम्पशंस अब वैलिड नहीं है या एप्लीकेबल नहीं है, उनको हटा दिया गया है। इसके बाद टेबुलर इलस्ट्रेशंस, डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस, ग्रेचुइटी या लीव इनकैशमेंट, ये सबको टेबुलर फॉर्म में डिटेल किया गया है। इनकम और टैक्स रेट्स, द स्कोप एंड डेफिनेशन ऑफ इनकम हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इवॉल्विंग इनकम सोर्सेज। ठीक है, स्कोप और डेफिनेशन ऑफ इनकम, जो इनकम है कि इनकम क्या कहलाएगी, व्हाट इज़ इनकम, उसको इंक्लूड किया गया है। उसमें मतलब जो इवॉल्विंग इनकम सोर्सेज हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जो क्योंकि 1961 का एक्ट में कुछ ऐसे मतलब चीज़ें नहीं थी जो मतलब उस समय जो इनकम आप मान सकते थे कि ये इनकम है, बट आज की डेट में ऐसे कुछ सोर्सेज आ गए हैं तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। एग्जम्प्ट इनकम, कंडीशंस फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशंस, डिडक्शंस, टीडीएस, टीसीएस हैव बीन प्रोवाइडेड इन द टेबुलर फॉर्म इन सेपरेट शेड्यूल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कि कौन सी चीज़ इनकम में नहीं आएगी, या फिर एग्जम्पशंस क्लेम करने के लिए क्या कंडीशन है, क्या डिडक्शंस हो सकते हैं, टीडीएस, टीसीएस के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है वो टेबुलर फॉर्म में दी गई हैं। इनकम टैक्स स्लैब्स, किसी भी साल के बजट में जो इनकम टैक्स स्लैब्स अनाउंस किए जाएंगे वो इंक्लूड किए जाएंगे इन द फाइनेंस एक्ट ऑफ दैट ईयर। ठीक है, एज ऑफ नाउ जो इनकम टैक्स अनाउंस किए गए अभी 2025-26 में, उनको इनकम टैक्स के बिल में रखा गया है। लेकिन आगे से अब हर साल जब भी जैसे बजट में होता है टैक्स स्लैब्स में कुछ भी बदलाव होते हैं तो वो उस साल के फाइनेंस एक्ट में आएंगे, वो इनकम टैक्स बिल में नहीं आएंगे, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, अभी बार का जो है वो इसमें रखा गया है। टैक्स एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सिंप्लीफाइड लैंग्वेज और कंसाइज फॉर्म, इससे क्या फ़ायदा होगा कि टैक्स पेयर जो है वो इनकम टैक्स के प्रोविजंस को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मल्टीपल क्रॉस रेफरेंसिंग अमंग सेक्शंस एंड रूल्स करेंटली ऑफन गिव राइज टू कॉम्प्लिकेशंस एंड डिस्प्यूट्स। अगर आपने कभी कोई बेयर एक्ट पढ़ा हो ना, तो इट इज़ नॉट ईजी टू रीड अ बेयर एक्ट, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना कि कोई भी चीज़ जैसे बार बार जो चीज़ रिपीट हो रही होगी या किसी का रेफरेंस कहीं से कहीं लेना होगा, तो वो हर बार आपको पूरा पूरा लिखा हुआ नहीं रहता। आपको लिखा होगा कि दिस प्रोविजन एज पर दिस प्रोविजन, ठीक है, तो ये हो जाएगा, एज पर दैट प्रोविजन वो हो जाएगा, तो आपको वो प्रोविजंस बार बार ऊपर नीचे रेफरेंस देखते रहना पड़ता है, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस और डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं। तो वो चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही साथ जो ये प्रोविजोज और एक्सप्लेनेशन को हटाया गया है, रिडेंडेंट प्रोविजंस, फार्मूला, टेबल्स, स्ट्रक्चर्स, इन सबको जो है वो हटाया गया है। ठीक है, मतलब सॉरी, जो ये रिडेंडेंट प्रोविजंस को हटाया गया है, फार्मूला, टेबल्स एंड स्ट्रक्चर्स जो है, इन फार्मूला वगैरह को हटाया गया है, टेबल्स और स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया गया है ताकि नए बिल में क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़े। एंड टू द एक्सटेंट पॉसिबल प्रोविजंस इन्वॉल्विंग द सेम इशूज़ विच वर प्रेजेंट इन डिफरेंट चैप्टर्स इन द करंट एक्ट हैव नाउ बीन कंसोलिडेटेड। ठीक है, जहाँ तक भी पॉसिबल है कि जो भी एक इशू को लेकर जो अलग अलग प्रोविजंस होते थे, जो अलग अलग चैप्टर्स में दिए जाते थे, उन सबको अब एक जगह पर कंसोलिडेट कर दिया गया है। रिडंडेंसी हैज़ बीन रिमूव्ड एंड डेफिनेशंस एट मल्टीपल प्लेसेस हैव बीन कंसोलिडेटेड। तो जो चीज़ रिडंडेंट थी उसको भी हटा दिया गया है, और जो अलग अलग जगहों पर डेफिनेशंस थी उनको भी कंसोलिडेट कर दिया गया है। अब ये नया बिल बेसिकली क्यों आया है, तो प्रपोज्ड बिल फॉलोज द गवर्नमेंट्स अनाउंसमेंट, जो पिछले साल का अंतरिम बजट आया था, ठीक है, विच वॉज प्रेजेंटेड इन फेब, नॉट जुलाई। जुलाई में तो फाइनल बजट आया था, मतलब कंप्लीट बजट सरकार बनने के बाद। तो उस समय सरकार ने ये अनाउंस किया था कि वो एक नया इनकम टैक्स बिल लेके आएंगे जो 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को क्या करेगा, सिंप्लीफाई करेगा। ठीक है, तो उसके बाद इसका रिव्यू किया गया, और अपने बजट स्पीच में इस बार सीतारमण ने ये ज़रूर कहा कि गवर्नमेंट हैड अर्लियर रिप्लेस्ड, जैसे हमने भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी थी उसको रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता लेके आए, और जो ये नया इनकम टैक्स बिल है इसमें भी वही स्पिरिट ऑफ न्याय जो है वो रहेगा। ठीक है, क्योंकि पहले जब ये लाया गया था आईपीसी को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें भी यही कहा गया था कि वो दंड देने की प्रक्रिया थी, है ना, पनिशमेंट की प्रक्रिया थी, ये न्याय या जस्टिस की बात करता है। तो वहाँ पर भी इन्होंने यही बात जो है वो दोबारा से कह दी है। द बिल शी सेड वुड बी क्लोज टू हाफ द साइज ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ
in terms of both chapters and words and would be simple to understand, leading to tax certainty and reduce litigation. ठीक है, एग्जिस्टिंग लॉ से आधा होगा, चैप्टर्स के हिसाब से भी वर्ड्स के हिसाब से भी समझने में आसान होगा, टैक्स सर्टेनिटी इससे आएगी और साथ ही साथ जो लिटिगेशंस हैं वो भी कम होंगे. हाउएवर टैक्स एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर ये पॉइंट आउट किया है कि दैट द न्यू बिल लैक्स एनी मेजर ट्विक्स इन पेनल्टी और कंप्लायंस प्रोविजंस. जो पेनल्टी या कंप्लायंस प्रोविजंस हैं उनमें कोई बहुत बदलाव नहीं है. बाय रिमूविंग द रिडंडेंट प्रोविजंस एंड एक्सप्लेनेशन इट हैज़ मेनली ओनली मेड द लॉ मोर कंसाइज. ठीक है, प्रोविजंस और एक्सप्लेनेशंस को हटाया गया है तो उससे जो लॉ है वो कंसाइज हो गया है, बस बाकी कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है. गवर्नमेंट हैज़ अटेम्प्टेड टू सिंप्लीफाई द इनकम टैक्स एक्ट ऑन सेवरल ओकेजन्स प्रीवियसली. पहले भी सरकार ने, मतलब ये कोई पहला अटैम्प्ट नहीं है कि इनकम टैक्स एक्ट को सिंप्लीफाई किया गया हो. 2018 में भी एक टास्क फोर्स जो है वो बनाया गया था नया डायरेक्ट टैक्स लॉ बनाने को लेकर. उसने अपनी रिपोर्ट 2019 में सौंपी थी. यूपीए सरकार ने भी डायरेक्ट टैक्स कोड्स जो है वो प्रपोज किए थे और एक ड्राफ्ट बिल जो है वो पार्लियामेंट में लेके आए थे 2010 में. फिर स्टैंडिंग कमेटी ने उस बिल को रिव्यू करा और उसका ड्राफ्ट जो है वो फिर से रिवाइज़ किया गया ट्वाइस, 2012 और 2014 में. लेकिन फिर जब 15वीं लोकसभा डिसॉल्व होती है तो उसके साथ ही वो बिल भी लैप्स हो गया. अब नया बिल जो है वो पहले पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा, उसके बाद फिर वो सरकार के पास आएगा और कोई भी अगर उसमें कमेटी की तरफ से कोई अमेंडमेंट प्रपोज होता है तो फिर वो देखा जाएगा कि क्या उन अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस करना है या नहीं करना है. उसके बाद ही फिर ये जो है वो पार्लियामेंट में पास होगा और उसके बाद फिर ये लॉ बन जाएगा. ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. ठीक है, अबाउट द न्यू इनकम टैक्स बिल. तो इसके बारे में भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, चलें आगे बढ़ें. इकोनॉमी में इस टॉपिक को आप लोग लेंगे, इनकम टैक्स रिलेटेड टॉपिक है. इसके बाद बात करते हैं ब्लेयर हाउस, वेयर पीएम मोदी इज स्टेइंग ड्यूरिंग हिज वॉशिंगटन विजिट. देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज ग्रीटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन क्राउड आउटसाइड द ब्लेयर हाउस. ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में ये ब्लेयर हाउस है. वेडनेसडे इवनिंग, यानी कि इंडिया के हिसाब से आप कह सकते हैं थर्सडे की अर्ली मॉर्निंग, ही इज स्टेइंग एट द हिस्टोरिक बिल्डिंग ड्यूरिंग हिज 2-day यूएस विजिट, यूएस ट्रिप. वो यहीं पर जो है वो रुके हुए हैं. ये 1651, ये इसका एड्रेस है 1651 पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू, राइट अक्रॉस द वाइट हाउस. ठीक है, वाइट हाउस के अक्रॉस. ब्लेयर हाउस हैज़ बीन द प्रीमियर एकोमोडेशन फॉर डिग्निटरीज विजिटिंग वॉशिंगटन सिंस इट वॉज बॉट बाय द यूएस गवर्नमेंट. जब इसको अमेरिकी सरकार ने 1942 में ख़रीदा उसके बाद कई सारे जो डिग्निटरीज यहाँ पर आते हैं वो यहीं पर रुकते हैं. ठीक है, प्रेसिडेंट का जो गेस्ट हाउस है 70,000 स्क्वायर फीट का है, फंक्शनिंग ऑलमोस्ट एज एन एक्सटेंशन ऑफ द वाइट हाउस. वाइट हाउस के एक्सटेंशन के रूप में काम करता है. 4 कनेक्टेड टाउन हाउसेज हैं, 119 रूम्स हैं, 14 गेस्ट बेडरूम्स, 35 बाथरूम्स, 3 फॉर्मल डाइनिंग स्पेसेज एंड अ ब्यूटी सैलून. यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. फर्निश्ड विद एंटीक फर्नीचर एंड मैजेस्टिक आर्टवर्क. इसको केयरफुली ऐसे क्यूरेट किया गया है कि ये उनकी हिस्ट्री, वैल्यूज़ और हॉस्पिटैलिटी जो आवो भगत है उनकी, उसको दिखाता है. ठीक है, इसको मेंटेन किया जाता है बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड द जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन. और जो इसका इंटीरियर डेकोर, फर्निशिंग्स, हेरिटेज कलेक्शंस हैं, दे आर सपोर्टेड थ्रू फाइनेंशियल एंड इन काइंड कंट्रीब्यूशंस. उससे ये चीज़ें मेंटेन की जाती हैं. इन डिप्लोमेसी एंड बियॉन्ड, ओवर द ईयर्स जो ये ब्लेयर हाउस है इसने कई सारी डिग्निटरीज को होस्ट किया है. ठीक है, न्यूमरस जो विजिटिंग हेड्स ऑफ स्टेट हैं, एम्बेसडर्स हैं या बाकी पर्सन्स जो यहाँ पर आते हैं वो यहीं पर रुकते हैं. इसकी वेबसाइट के अनुसार ब्लेयर हाउस सर्व्स एज अ साइट ऑफ फॉर अमेरिकन डिप्लोमेसी इन एक्शन. अमेरिकन डिप्लोमेसी का भी एक ये साइट है. एंड इज अ स्टेज ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ इंटरनेशनली फोकस्ड इवेंट्स. कई सारे इंटरनेशनली फोकस्ड इवेंट्स यहाँ पर होते हैं दैट हेल्प टू एडवांस अमेरिकाज रिलेशनशिप विद फॉरेन नेशंस, और जो मदद करता है अमेरिका को विदेशी देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने में. 2012 में उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी दैट इज़ हिलरी क्लिंटन, उन्होंने यहाँ पर G8 फॉरेन मिनिस्टर्स की एक समिट जो है वो ब्लेयर हाउस में की थी. ये प्रॉपर्टी जो है इसका इस्तेमाल बाकी पर्पसेस के लिए भी किया गया है, फ्रॉम होल्डिंग वाइट हाउस ब्रीफिंग्स टू सर्विंग द रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्ट इन द डेज बिफोर शी मूव्स इनटू द वाइट हाउस. यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव, जैसे वहाँ पर तो नवंबर में हो जाता है, लेकिन वहाँ पर जो इनाग्रेशन है जिसको हम लोग ओथ सेरेमनी कहते हैं, वहाँ पर इनाग्रेशन कहते हैं, वो जनवरी में होता है. तो उसमें जो उतने बीच का समय होता है उस दौरान जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, जो चुनाव जीत गए हैं, वो भी यहीं पर रहते हैं.
ब्लेयर हाउस की वेबसाइट के अनुसार प्रॉपर्टी टिपिकली सीज अप टू 30 विजिट्स, ठीक है, फॉरेन लीडर्स, मल्टीपल फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड लंच ऑन्स, डिनर्स, रिसेप्शंस, टीज एंड काउंटलेस ऑफिशियल मीटिंग्स हर साल। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हर साल होती रहती है। अब कौन कौन से इंडियन पीएम्स जो हैं वो यहाँ पर रुके हैं? ब्लेयर हाउस ने होस्ट किया है प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को। हालांकि राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव जब अमेरिका गए थे तो वो नियर बाई होटल में रुके थे। मनमोहन सिंह 2005 में जब गए थे तो वो ब्लेयर हाउस में रुके थे, लेकिन जब 2009 में वो गए थे तो उन्होंने विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में रहना जो है वो पसंद किया था। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इसकी वजह से जो विजिटिंग लीडर्स हैं वो उनसे मिलने कोई गेस्ट वगैरह नहीं आ सकते, या फिर वो यहाँ पर जो मीटिंग्स वगैरह शेड्यूल करते हैं वो थोड़ा सा कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसलिए कुछ ऐसे लीडर्स रहे हैं, जैसे इंडिया के मैंने आपको बताया, तो वो होटल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि होटल्स में इस तरीके के गेस्ट वगैरह के आने जाने में, या अगर आप कोई मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बहुत टाइट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो इस वजह से ये इश्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो दिस इज़ अबाउट योर ब्लेयर हाउस। इसके बाद हाई एनर्जी न्यूट्रिनो डिटेक्टेड अंडर मेडिटेरेनियन सी। देखो, एक न्यूट्रिनो डिटेक्टर जिसको मेडिटेरेनियन सी में सबमर्ज्ड किया गया है, इसने मोस्ट एनर्जेटिक घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है न्यूट्रिनो को, अब तक के सबसे मोस्ट पावरफुल या मोस्ट एनर्जेटिक घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो को इसने डिटेक्ट किया है, विच इज़ 30 टाइम्स मोर एक्टिव देन द प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर। और साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये मिल्की वे से बाहर से आया है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिल्की वे। न्यूट्रिनोज होते क्या हैं? न्यूट्रिनोज आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टार्स, सुपरनोवा, कॉस्मिक रेज एंड रेडियो एक्टिव डीके। इनका जो मास है वो लगभग जीरो के आसपास होता है, जो रेस्ट मास है वो लगभग जीरो होता है। इसी वजह से इनका जो नाम है वो पड़ा है घोस्ट पार्टिकल। ये मैटर के साथ बहुत कम रिएक्ट करते हैं। हमारी बॉडी से हर सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज जो है वो पास हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अब इसी वजह से ये मैटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए इनको डिटेक्ट करना भी है, स्पॉट करना भी बहुत मुश्किल है। न्यूट्रिनोज डिटेक्टर्स जो हैं वो लगाए जाते हैं अंडर वाटर, डीप अंडरग्राउंड और इन पोलर आइस। दे ट्राई टू रिकॉर्ड द एक्सट्रीमली रेयर इंस्टेंसेज ऑफ न्यूट्रिनोज कोलाइडिंग विद मैटर, क्योंकि न्यूट्रिनोज मैंने बताया कि रेयरली मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो जो इनका रेयर कोलिजन होता है मैटर के साथ, ये उसको रिकॉर्ड करते हैं। लेटेस्ट फाइंडिंग वॉज बाय अ डिटेक्टर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। ये जो डिटेक्टर लगाया जा रहा है इन द मेडिटेरेनियन सी वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसी ने ये डिटेक्ट यहाँ पर किया है। साइंटिस्ट जो है वो न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट स्टडी करते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड एंड हाउ इट इज़ हेल्ड टुगेदर, कि कैसे यूनिवर्स बना और कैसे यूनिवर्स इज हेल्ड टुगेदर, उसके लिए ये न्यूट्रिनोज के ये स्टडी करते हैं। बेसिकली 3 तरह के न्यूट्रिनो होते हैं। वन इज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, वन इज म्यून न्यूट्रिनो एंड थर्ड वन इज टाउ न्यूट्रिनो। ठीक है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रिनोज के बारे में जो लिखा गया है कि न्यूट्रिनोज कैसे फॉर्म होते हैं, किन किन चीज़ों से फॉर्म होते हैं। देन न्यूट्रिनोज का जो मास है वो लगभग जीरो के आसपास होता है, उसका रेस्ट मास। और तीसरी बात यह है कि ये मैटर्स के साथ बहुत कम रिएक्ट करते हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है ना उसके साथ भी इनका रिएक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है न्यूट्रिनोज को लेकर तो यही पूछा जा सकता है, और अगर इससे ज़्यादा डिटेल में आपसे कुछ पूछा जाए तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि वो आप सारी चीज़ों को पढ़ें। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो अदरवाइज आप कितनी चीज़ें पढ़ पाएंगे। ठीक है, आपको जो 100 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, उसमें से आपको पिक एंड चूज़ करना है, सीधी सी बात है ना। 100 के 100 क्वेश्चंस तो कर रहे नहीं है। अगर आप 50, 60, 70 क्वेश्चंस भी एट बैक्स कर लेते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें से अगर सही करते हैं विद हाईएस्ट एक्यूरेसी, तो यू आर थ्रू, आपका प्रीलिम्स क्लियर है ना। तो आप क्योंकि ऐसे चीज़ों के बारे में ना ज़्यादा पढ़ने में, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, या मैं ये कहूँ कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं भी, तब भी ये चीज़ें पढ़ना समझना आसान नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ें। हाँ, इतना ज़रूर थोड़ा बहुत जो मैंने बताया दैट इज़ इनफ। अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है, वहाँ से अगर आप कुछ डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं या ऑप्शंस इस तरीके के हैं कि कुछ एलिमिनेट करके कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के पीछे मतलब पढ़ने की कोशिश करना या ढूंढना, समझने की कोशिश करना, उसमें अपना सर पकड़ के बैठ जाना कि अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा,
है ना, कि क्या एंटी पार्टिकल होता है, क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है। जिस लोगों के लिए साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए भी आसान नहीं है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि ये जो पार्टिकल फिजिक्स है ना, ये अपने आप में जो साइंस है, या आप इसको पार्टिकल फिजिक्स कह लें या मॉडर्न फिजिक्स कह लें, दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ऑफ द एंटायर फिजिक्स। पूरी फिजिक्स का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, ठीक है ना। तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा जाने की कोशिश ना करें, जो थोड़ा बहुत बताया जा रहा है बस उससे संतुष्ट रहें, ठीक है। और उतना ही पढ़ लें, उतना ही ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन आया, पूछा गया, इसमें से हो गया, वेल एंड गुड है, अदरवाइज उसको आप छोड़ दें, ठीक है। चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो इसलिए सेशन को इतना ही रखते हैं। और अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके की टेस्ट सीरीज आपके पास एक होनी चाहिए, जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली एट 849 रुपीज़। और अगर जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो 699 में मिल जाएगी। ओनली जनरल स्टडीज़ 449 में आपको मिल जाती है। ओनली करंट अफेयर्स 299 में, और सी सेट की जो फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, ओनली एट 249। आजकल थोड़ा सा ये जो टेस्ट वगैरह हम प्रोवाइड कर रहे थे इन टेस्ट सीरीज़ में, थोड़ा सा शेड्यूल उसका डिले हो रहा है, बट बहुत जल्द उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट मंथ, मतलब फेब चल रहा है, मार्च तक हम सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। मतलब एज़ पर दी शेड्यूल जितने भी टेस्ट हैं वो मार्च तक सारे अपलोड हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, क्योंकि वो पीछे कुछ टेस्ट बैकलॉग में रह गए, तो उसके बाद फिर आगे के सारे टेस्ट डिले होते चले गए, ठीक है। तो वो हम लोग सही कर लेंगे। जिन लोगों ने भी एनरोल किया हुआ है उनको अगर कुछ ऐसा इशू आ रहा है तो वो हम लोग स्ट्रीमलाइन कर लेंगे। बाकी आप में से जो भी लोग एनरोल करना चाहते हैं वो अभी भी कर सकते हैं, हमारे ऐप और वेबसाइट में ये लिस्टेड है। और हमारा जो सी सेट का लाइव क्लासेस का जो कोर्स है, दो इट इज़ नॉट लाइव एनी मोर, रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको इसमें प्रोवाइड करते हैं वीकली बेसिस पर। और वीकेंड पर आप लोगों का एक लाइव से डाउट सेशन लिया जाता है। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वहाँ पर आके क्लियर कर सकते हैं। तो ये बैच हमारा चल रहा है 999 में, आपको ये बैच मिल जाता है। तो इसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप एनरोल कर लें, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट आपको होता है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आपको प्ले स्टोर पर ऐप नहीं मिलता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, हम आपको इसका जो APK लिंक है वो प्रोवाइड कर देंगे। और ऐप डाउनलोड करने का जो मेन फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, वो ये है कि आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जाते जाते मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी, और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि लंबे समय तक ये जो सेशंस हैं वो यूट्यूब पर ऐसे ही चलते रहेंगे। और बहुत जल्द मैंने आपको बताया था कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं फॉर द करंट अफेयर्स, कि जिसमें हम मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू करंट अफेयर्स को ऐड करेंगे। ऐसे कुछ कोर्सेज हम लॉन्च करने की सोच रहे हैं, तो दैट विल बी डेफिनेटली और ऑब्वियसली अ पेड कोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये चल रहा है यहाँ पर ये चलता रहेगा। बट आप लोगों को अगर ज़्यादा डिटेल में, लाइक इंडियन एक्सप्रेस हो गया, साथ में द हिंदू हो गया, ठीक है, साथ में PIB हो गया, फिर जो PRS वगैरह में कुछ बिल्स वगैरह, एक्ट्स वगैरह की बात होती है वो हो गई, तो वो सारी चीज़ें एक कंसोलिडेटेड तरीके से आप कहें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से हो सकता है, ठीक है। तो उसका भी बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, बट दैट विल बी आ पेड कोर्स एट एन अफोर्डेबल रेट, ठीक है। चलिए, तो बहुत जल्द उसके बारे में मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की हाइना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।